हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमारी कल वाली जो क्लास थी वो हमें बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी। तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है हिस्ट्री। तो पिछली जो 2 क्लासेस हो गई उसके अंदर हमने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इम्पोर्टेंट है और हमारे हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो हम जो पढ़ाई है अपनी वो शुरुआत कर रहे थे अपन अपनी होमो सेपियंस से, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, जहाँ से एक ह्यूमन ने, एक इंसान ने अपने जो दिमाग का जो विकास है वो करना प्रारंभ किया था और अपनी बेसिक जो नीड्स थी उनको फुलफिल किया था। तो ये सब अपन ने हमारी कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो हम उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे और हम आज देखेंगे कि हमें आगे और क्या कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या हमें जो देखना था कि हमें क्या कुछ पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। और तकरीबन 10-15 क्लासेस के बाद में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी 10-15 क्लासेस जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक अपन अपना सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की फ़ाइट करते हैं, उनको हिस्ट्री से फ़ैमिलियर होने में काफ़ी थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि एक गैप भी हो जाता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, तो आपने भी होता है कि आप पढ़ाई के साथ-साथ आपकी जो कंपटीशन की जो तैयारी है उसमें थोड़ा-सा ड्रॉप आ जाता है, थोड़ा-सा आपके बैक हो जाती है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है, जो कि आपके साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनकी 10th के अंदर ही आपकी हिस्ट्री वगैरह और ये जो चीज़ें हैं, ये छूट जाती है। तो उनको कैप अप करने के लिए उनको थोड़ा-सा टाइम लगता है। उस चीज़ को समझने के लिए अब आज हमारा जो क्लास है, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारी जो पिछली 2 क्लासेस हैं, उसमें हमने देखा था कि हमारी हिस्ट्री जो है, वो हमें कहाँ से पढ़नी है। और हमने पढ़ाई की थी कि हम अपनी जो हिस्ट्री की जो पढ़ाई की जो शुरुआत है वो करते हैं होमो सेपियंस से, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है। अपने जो पृथ्वी की जो एज है वो 4 अरब साल पहले की है। और काफ़ी सारे ऐसे इवैल्यूएशंस होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, और समय जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम पढ़ते हैं, उसकी हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और जिसे हम एक स्टोन एज की जो ड्यूरेशन है, जिसे नवपाषाण काल बोलते हैं, उस टाइम पीरियड के टाइम से उसका इवैल्यूएशन शुरू होता है, उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हम वहाँ से इसकी पढ़ाई करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री को अपन काफ़ी सारे पार्ट्स में, अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और जो हिस्ट्री है, अगर आपको काफ़ी पीछे का जाके पढ़ना है तो आपके साइंस में आती है, वो बायोलॉजी हो गया, इन सारी चीज़ों में आती है। जैसे आपके डायनासोर्स हो गए, उन सभी के बारे में आप रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और काफ़ी सारे रिसर्च हुए भी हैं और उनके स्केलेटन्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन अलग-अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो मेन अभी जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, या हमारी जो क्लास है, वो है हिस्ट्री की। तो आज हम देखेंगे कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसको डिवाइड किसने किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, जिसे हम इतिहास बोलते हैं, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें पहला आता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, जिसकी ड्यूरेशन है 2600 बीसी से 712 एडी या 1192 एडी। ये वाला जो आपके 2 टाइम पीरियड है उसका हमने डिस्कस किया था कि ये हमें कब से पिक करना है। हमारी जो प्रीवियस जो क्लास हो चुकी है उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा और रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आपको काफ़ी काम आने वाली है। एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने बता दिया, आपके 2600 बीसी से 712 एडी या 1192 एडी इसका ड्यूरेशन है। और इसके बाद में अपना जो मिडाइवल हिस्ट्री है, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है, वो शुरू होता है 712 एडी या 1192 एडी से 1707 एडी और 1757 एडी के बीच में। और इसका भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था। अपने जो पहले वाली क्लासेस हैं उनमें अपन ने बात कर ली थी कि इसको कैसे पार्ट में डिवाइड किया है और क्यों डिवाइड किया है। ये सारी चीज़ें अपन ने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो अब इस पे अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब अपन आगे चलते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसकी हम पढ़ाई शुरू करते हैं 1707 एडी या 1757 एडी से। अभी तक का जो इतिहास है उसे हम मॉडर्न भारत का इतिहास में कवर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो पहले वाली जो क्लास थी, हमारी जो पिछली क्लास थी, उसमें अपन ने ये भी देख लिया था, हमारी जो क्रोनोलॉजी है, जो कालक्रम में है जिसके अंदर हमें हिस्ट्री जो है वो हमें पढ़नी है,
तो इसमें हमने जो डिस्कस किया था, अपनी जो पढ़ाई की जो शुरुआत है वो अपन करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड में 4 सबसे पुरानी जो सभ्यताएं हैं वो हैं, और उनमें सबसे जो प्राचीन है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें पढ़ाई करनी होती है। वैसे तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है, कई हिस्टोरियंस हैं और काफ़ी फॉरेन हिस्टोरियंस जो हैं अपने अपने देश के अलावा जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। बट हमारी जो एनसीईआरटी है और हमें के अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है वो कवर करना है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पुराना जो अपने सभ्यता है उसको एनसीईआरटी मानती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वो सबसे पुराना आपका सभ्यता है। सो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम मेसोपोटामिया के बारे में, इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इसका जो पीक ड्यूरेशन है, जो का मतलब ये अपने चरम पे थी, हम बोल सकते हैं, या अपने जो पीक था उसके अंदर थी। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इसका जो बनना है, जो इसका स्टार्टिंग जो एज है वो थी 3300 बीसी से, तकरीबन 3300 बीसी से इसकी जो शुरुआत है वो हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इसमें जो जितने भी सारे डेवलपमेंट्स थे, लाइक अपन बात करें कि इनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, या अपने खेती से रिलेटेड कुछ हो गया, या व्यापार से रिलेटेड हो गया, या आपकी राजनीतिक दृष्टि से अपन देखें, पॉलिटिकल दृष्टि से अगर अपन देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, या अपन एक लॉ या अपने कानून की दृष्टि से देखें, तो इनमें सारी चीज़ों में मतलब ये अपने पीक पे आ गई थी कि हाँ, इस टाइम पीरियड में सब कुछ संतुलन में था और सब कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड था। मतलब आपके मकान भी अच्छे बने हुए थे, और आपके जैसे अगर अपन बात करें इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनका जो मकान वगैरह बनाने की जो शैलियाँ थी, वो अभी के टाइम पे अगर अपन कंपेयर करें, तो अपन उनसे अभी भी अपन काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि उनका जो सबसे मेन जो की फीचर है वो है इनका वाटर ड्रेनेज। जो वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो इनका वर्ल्ड क्लास माना जाता है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पीरियड पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था, और इन्होंने इस टाइप से जल निकासी की व्यवस्था की थी कि चाहे कितनी बारिश हो, बाढ़ हो, वहाँ पे पानी एकदम मतलब बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और जहाँ पे जो वेस्टेज जो है, जो पानी का जो निकासी है, वो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हुई थी। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी अलग, मतलब इनके जो मकान थे वो इस टाइप से डिज़ाइन थे कि आपके कोई सा भी जो मकान है उसका जो मेन डोर होता है वो डायरेक्ट आपके, लाइक जो मेन जो सड़क होती है उसके ऊपर उसका मेन गेट नहीं होता है। ये इसलिए बनाया होगा क्योंकि बच्चे हो गए या जो भी है, तो उनकी सेफ्टी वगैरह हो गई। और इनमें जो मकान जो बने हुए थे उनमें तकरीबन 3 या 4 कमरे होते थे, एक किचन होता था, बाथरूम होते थे। ये सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ थी, जो अभी आज हम फ़ील करते हैं कि आज हमें ये चीज़ें नीडफुल हैं। अब ये चीज़ें अलग हैं कि अपन अब आज लाइट का जो है वो डेवलपमेंट हो गया, टेलीफ़ोन्स हो गए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके विकासवाद का जो सिद्धांत है, जैसे कि जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे अपन अपने जो साइंस हो गया उसमें डेवलपमेंट्स होंगे, और अपन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, जैसे मान लीजिए आज हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आज अपन यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले के जो लोग होंगे या अपने आपके दादाजी होंगे या उनके दादाजी, मतलब आपके दादाजी के जो फादर हैं, वो ऐसा नहीं सोचे होंगे कि ऐसी कोई चीज़ होगी कि हम मोबाइल से या यहाँ पे बैठे-बैठे अपन कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अपन लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं सोची होंगी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे इतने सारे डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, ना नेट का आविष्कार हुआ था, ना आपके टेलीफ़ोन का आविष्कार हुआ था। अ, जैसे-जैसे टाइम बीतता है उसके साथ-साथ, जैसे आपने पहले देखा होगा कि सबसे पहले डाक का आविष्कार हुआ, उसके बाद में आपके उम, टेलीफ़ोन्स वगैरह हुए। तो इन चीज़ों का जैसे विकासवाद का जो सिद्धांत है, जैसे-जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे अपना जो मस्तिष्क है उसका डेवलपमेंट होता जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ते हैं, या अपन आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि इनका जो मकान बनाने की जो शैली थी, या इनके जितने भी आप आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, जितने भी लाइक सिंधु घाटी सभ्यता में ही अपन बात करें, मोहनजोदाड़ो जो स्थान है वहाँ पे आपको एक विशाल स्नानागार मिलता है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक अपन ये मान सकते हैं कि उस टाइम की जो बिल्डिंग थी, सॉरी, आपका जो आर्किटेक्चर था वो वर्ल्ड क्लास, मतलब ऐसा आर्किटेक्चर था कि वो उस टाइम की आश्चर्यजनक साइट थी। मतलब आश्चर्यजनक एक अपन बोल सकते हैं कि आर्किटेक्चर था। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इसमें जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपके बाहर से भी ट्रेड करते थे,
काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जहाँ पे अपने को सबूत मिलते हैं कि वो मेसोपोटामिया जो है वहाँ से ट्रेड करते थे, ईरान वगैरह हो गया वहाँ से ट्रेड करते थे। तो वहाँ की काफ़ी मोहरें मिली हैं, जो स्टैम्प होती है वो मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसके पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन ने क्या-क्या पढ़ना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इसका ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया 2600 बीसी से 1800 बीसी हो गया। इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है पोस्ट हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक टाउन के अकॉर्डिंग अपन मान सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं इसकी एक कैपिटल थी, क्योंकि यहाँ का जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो साइट्स हैं, अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जितना भी एक्सकवेशन का जो काम हुआ है, जो उत्खनन का काम हुआ है, ये जो 2 प्लेसेस हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये काफ़ी बड़ी लाइक रेडियस में आपके क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो 2 साइट्स हैं वो काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई हैं। इसलिए ये 2 पॉइंट्स जो हैं, या 2 जो प्लेसेस हैं, वो हमें काफ़ी अच्छे से तैयार करने होते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया आपके पोस्ट हड़प्पन पीरियड, मतलब उत्तर हड़प्पा काल, या जिसे हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा काल के बाद में का समय। या हम इसे डार्क एज भी बोलते हैं। डार्क एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं, या हमारे पास इतने ज़्यादा पढ़ने के लिए, या उस टाइम के इतने सारे सोर्सेज जो मैंने बोला कि वो इतने अपने पास अवेलेबल नहीं है कि हम उसे पढ़ सकें या देख सकें, हाँ उस टाइम पीरियड पे ऐसा क्या हुआ होगा कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये यहाँ का जो ये टाइमिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका डिक्लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और ये डार्क एज और आपके पोस्ट हड़प्पा पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस ड्यूरेशन के अपने पास इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं नहीं कि जिसे हम डिस्कस कर सकें, पढ़ सकें। इसके बाद में आ जाता है अपना ऋग्वैदिक एरा। ऋग्वैदिक एरा में आपके आता है 1500 बीसी से 1000 बीसी। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1000 बीसी के टाइम पीरियड पे आपके आयरन का जो है वो खोज हो गई थी, और इस टाइम के बाद में जो छोटे-छोटे जो आपके हम बोल सकते हैं कि राज्य होते थे, या आपके छोटे-छोटे जो कबीले वगैरह होते थे, ये एक दूसरे को कैप्चर करने लग गए, एक दूसरे पे आक्रमण करने लग गए, और इन्होंने मतलब ये 1000 बीसी के टाइम पीरियड के बाद में, और जो छोटे-छोटे जो लाइक पहले जो राज्य होते थे, या जिसे हम पद बोलते थे या जनपद बोलते थे, वो एक दूसरे को अगर कैप्चर करेंगे तो वो उनका जो विस्तार है वो हो गया, और उनको बोलने लगे अपन महाजनपद, जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे महाजनपद। पहले अपन ये देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक एरा। ऋग्वैदिक एरा में क्या होता है ना सब, कि आपके अपने इंडिया के अंदर बाहर से जो हैं वो आर्यंस आते हैं, और यहाँ पे आके वो वेद की रचना करते हैं, और सबसे पहला जो वेद था वो ऋग्वेद था, उसकी वो रचना करते हैं। उसके बाद में आपका जो ड्यूरेशन आता है वो आता है आपके पोस्ट वैदिक एरा। मतलब यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है, इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी सारे आपके जो वेद थे या जितनी भी रचनाएं होनी थी वो सारी हो चुकी थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि महाजनपद एरा आ जाता है। महाजनपद एरा का मतलब हो गया कि आपके छोटे छोटे जितने भी टाउन्स होते थे, जैसे ही आपके आयरन की जो खोज हो गई, तो इन्होंने क्या है कि अपने लिए इक्विपमेंट्स बनाने लग गए, हथियारों से लड़ाई करने लग गए, जैसे तलवारें हो गई, या आपके तीर कमान हो गए, या भाले वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें बनाने लग गए, जिससे कि आपके जो युद्ध वगैरह हैं वो निर्णायक होने लग गए। पहले क्या होता था कि जैसे स्टोन एज था, तो इसमें इतना ज़्यादा खून खराबा नहीं होता था, या इतने बड़े स्केल पे युद्ध नहीं होते थे। दोनों जो साइड्स होती थी उनमें से थोड़े बहुत, लगभग थोड़े बहुत दोनों साइड से लोग, जैसे युद्ध होता था उनमें खत्म हो जाते थे। लेकिन अब जो ड्यूरेशन है इसमें क्या है कि जैसे जो पार्टी ज़्यादा पावरफुल होगी, वो जैसे मान लीजिए इसने इस पे आक्रमण किया, और इसको अगर ये पावरफुल है तो इसको इसको एलिमिनेट करके और इसका जो एरिया है वो एक्वायर कर लिया। और जैसे ये छोटे छोटे पद हैं, ये हो गया आपका महाजनपद। महाजनपद जैसे आपके जो एरिया है वो बड़ा हो गया, और यहाँ पे जो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो है वो काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंज हो गए। इस वजह से अपन इसे महाजनपद के नाम से पढ़ते हैं, महाजनपद एरा, जो कि है आपके 600 बीसी से 322 बीसी। इसके बाद में अपने आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक शासक आता है, और वो अपना अपने नाम से एक आपके एरा जो जिसे हम बोलते हैं उसकी शुरुआत करता है, जिसे हम बोलते हैं मौर्य काल, या आपके मौर्यन एरा। तो मौर्यन एरा जो है
उसकी शुरुआत होती है आपके 322 बीसी से 185 बीसी की तक इसका डिक्लाइन हो जाता है। सबसे पहले आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में आता है उसका लड़का बिंदुसार, और उसके बाद में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महान अशोक जो है वो आता है, और वो अपना जो लास्ट युद्ध है वो करके वो एकदम से पीसफुल माइंड से हो जाता है, और वो लाइक जितने भी युद्ध वगैरह जो होते हैं उनको सिरे से नकार देता है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे और अपन शांति से अपना जीवन बिताएंगे। इसके बाद में आता है आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड में आता है आपका 185 बीसी से 319 एडी। इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। 185 बीसी से 319 एडी का मतलब है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके अंदर होता है कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो भगवान है, जो यीशु है, उनका जन्म माना जाता है, या उनको जो ज्ञान की प्राप्ति जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है, या ऐसे बोलते हैं कि हमारे प्रभु के समय काल में, मतलब यहाँ पे इनको नॉलेज की प्राप्ति होती है, या जिसे या मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो बीसी में चलता है, और यहाँ पे हमारे प्रभु के काल में, मतलब हमारा जो भगवान है उसके टाइम पीरियड में। तो इसके बाद में यहाँ पे जो ड्यूरेशन आती है वो एडी में शुरू हो जाती है, एनो डोमिनी जिसका मतलब होता है। और इसी का मैं मतलब बता रहा हूँ कि हमारे प्रभु के काल में या हमारे ईश्वर के काल क्रम में, सॉरी काल में, तो इसे हम एडी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अपन बीसी। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी। तो ये आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके आगे अपन चलते हैं, ये आता है आपका गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी, और जिसको हम बोलते हैं गुप्त काल। इसका मतलब है कि आपके ये जो गुप्ता है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है। कोइंसिडेंसली इसका जो किंग था, या इसका जो राजा था जिसने इसको स्थापना की थी इसकी, उसका नाम भी चंद्रगुप्त था। बट ये वो वाले गुप्त नहीं है, ये गुप्त सॉरी चंद्रगुप्त वाला जो इनका जो साम्राज्य था, उनसे उनके परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अलग से अपना जो है डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। के बाद में इनका डिक्लाइन हो जाता है 550 एडी के अंदर, और 550 एडी के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे 550 एडी से लेके 606 एडी के बीच में थोड़ा सा आपके जो कालक्रम है उसमें, या अपन जो समय है उसके अंदर थोड़ा सा गैप जा रहा है। और इसमें अपन को अपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अपने को कोई रिलायबल सोर्सेस नहीं मिलते हैं, या अपने लिए इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, तो अपन उसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद में आता है आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक इंडिपेंडेंट पर्सन था जिसने 606 एडी से 647 एडी तक रूल किया। उसके बाद में आता है आपका राजपूत एरा। राजपूत एरा के अंदर अलग अलग काफ़ी छोटे छोटे, जैसे अपन अपने राजस्थान के देख लें, इनमें छोटे अलग अलग संभाग के अंदर, जैसे आपका चित्तौड़ हो गया, या अलग अलग जोधपुर हो गया, इनके अलग अलग जो जितने भी राजपूत थे उनका उद्भव, लाइक उनका जो काल है, या उनका जो समय हो, उनका पीक पे होता है, लाइक उनकी जो अ, युद्ध वगैरह वो करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसके आगे अपन इसे प्री मिडाइवल एरा भी बोलते हैं, मतलब। और इसके अलावा आपके ट्री पार्टी कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक प्लेस के कन्नौज नाम के जगह को लेके 3 अलग अलग लोगों ने यहाँ पे, लाइक उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो इसलिए अपन इसे ट्री पार्टी कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 750 एडी से 1000 एडी तक का है। इसके बाद में अपन जैसा कि जानते हैं कि अपने इंडिया में बाहर से मुस्लिम्स आ गए थे, और उन्होंने आके आके युद्ध वगैरह किए, और अपने जो राजनीतिक दृष्टि से उनके जो भी उनकी लाइक आवश्यकताएं थी, या जो भी उनकी लाइक अपन बोल सकते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे फुलफिल की, और यहाँ पे रुक के उन्होंने अपना जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की। और काफ़ी सारे जो भी चेंजेस थे करने थे उनको, लाइक आप धार्मिक दृष्टि से भी अपन बात कर लें, आर्थिक दृष्टि से अगर अपन बात कर लें, सभी चीज़ों से, सभी एस्पेक्ट से उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए। तो यहाँ पे आ जाता है आपका सल्तनत एरा। सल्तनत एरा की शुरुआत जो है वो 1206 एडी से 1526 एडी तक मानी जाती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मुगल एरा। और मुगल एरा की जो शुरुआत है वो होती है आपके 1526 एडी से 1707 एडी। और इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब अपना जो सिलेबस है उसके हम शुरुआत करेंगे, और उसकी शुरुआत करने से पहले अपन थोड़ा बहुत जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा बेसिक सा जो नॉलेज है वो गेन कर लेते हैं। उसके बाद में अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता अगर अपन बाहर के जो हिस्टोरियंस है, या बाहर के
जो जितने भी, या अपने इंडिया की भी अपन बात कर लें, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि मेसोपोटामिया जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन अपनी एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे आगे पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अब अपन बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जैसा कि आप देखते हैं, या आपने इमेजेस देखी होंगी या आपने पढ़ा होगा, मे बी पहले पढ़ा होगा, या अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाद में जैसा कि आप सभी जानते हैं इस सभ्यता के बारे में, और ये कहाँ कहाँ तक फैली है, कहाँ तक इसका विस्तार है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपने को क्या क्या चीज़ें ऐसी मिलती है कि अपने को मालूम चल सके कि हाँ, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, यहाँ पे क्या करते थे, वो रहते कैसे थे, वो क्या पहनते थे, ये सारी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में अपन, जो हिंदुस्तानी है या इंडियंस जो हैं उनको पता नहीं था क्या, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने इसका एक्सकवेशन का जो कार्य है वो शुरू किया था, उत्खनन का जो कार्य शुरू किया था, उन्होंने भी एक तरह से सर्वे करके और लाइक अपने आंखों से देख के उन्होंने अनुमान लगाया था पहले कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने सर्वे किए थे, तब वो श्योर हो गए कि हाँ यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कोई पुरानी सभ्यता जो है वो यहाँ पे है, और हम यहाँ पे उत्खनन का जो काम है वो हम करेंगे। ये सारा डिसाइड उन्होंने बाद में किया था। लेकिन इससे पहले हम अपन देखते हैं कि ये जो इंडियंस हैं, या जो भी यहाँ के आसपास के जो रीजन के जो लोग हैं, क्या उनको नहीं पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है। मे बी अपन बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे उन लोगों को पता होगा, बट उन लोगों ने इतना दिमाग लगाया नहीं, या उन लोगों के पास आर्थिक रूप से इतनी क्षमता नहीं थी कि वो ऐसा जो एक्सकवेशन का जो काम है, उत्खनन का जो काम है वो कर सकें। मेन जो पॉइंट है इसमें ये भी अपन मान सकते हैं कि जिस जिस रीजन में अपने को ये जो साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वो मिली हैं, उसमें क्या है कि अपना जो इंडिया है वो अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे जो जैसे अलग अलग डायनेस्टीज जो होती हैं उनमें डिवाइडेड था। तो वहाँ के जो राजा होते थे उनको इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी कि हाँ हम कुछ देखें, या अपन इस पे अपने जो पैसे हैं वो स्पेंड करें, मैन पावर स्पेंड करें, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। दूसरा, अलग अलग, जैसे आप ये मान लीजिए कि थोड़ा सा हिस्सा एक राजा के राज्य में है, दूसरा दूसरे राजा के राज्य में है, तो वो जो लोग होते थे वो भी इतना सोचते नहीं थे, और वो अपना जो भी नॉर्मल अपने गुजर बसर का जो काम है, या अपना जो जो भी उनका बेसिक नीड्स का जो काम था, अपने लाइफ स्पेंड का जो काम था वो करते थे। तो इसका जो सबसे पहले इसको देखा किसने, और इसको कैसे पता चला कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता थी, तो ऐसा मानते हैं या ऐसा बोलते हैं, मानते तो नहीं है, बोलते हैं क्योंकि ये फैक्ट है, आ, कि सबसे पहले एक ब्रिटिशर था जो कि अपने जो अपने पाकिस्तान हो गया या आपके अफगानिस्तान हो गया, और सिंध का जो रीजन है मोस्टली, तो उस रीजन में वो एक सर्वे करने के लिए गया था, घूमने के लिए गया था बेसिकली। तो जब वो घूमा तो वहाँ पे उसको काफ़ी सारे स्तूप दिखे, और स्तूप देख के उसको ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई तो पुरानी सभ्यता है, यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़मीन के अंदर है। मे बी उसने ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे सभ्यता है वो इतने बड़े स्केल पे है, ये चीज़ें उसने नहीं सोची होगी। बट उसने ये ज़रूर देखा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नीचे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, जिसका अपने को पता लगाना चाहिए, या एक्सकवेशन का काम करना चाहिए, उत्खनन का काम करना चाहिए। बट वो जो अकेला पर्सन है वो भी इतना कैपेबल नहीं है, ना तो वो अपन देखें कि मैन पावर के अकॉर्डिंग भी वो इतना कैपेबल नहीं है, या अपन आर्थिक रूप से देखें, अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो एक्सकवेशन का काम कैसे करेगा, उत्खनन का काम कैसे करेगा। तो इसीलिए उसने सोचा कि अपन अपने जो ब्रिटिशर्स हैं, यहाँ के जो यहाँ पे रूलर हैं, जो ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं, उन पे अपन उनके पास अपन जाते हैं और उनको बताते हैं। तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ये रीजन है यहाँ पे कोई ना कोई पुरानी सभ्यता है, और अपने को यहाँ पे एक्सकवेशन करके उत्खनन करके देखना चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए। लेकिन आप सभी जैसा जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि अपन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने 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 लिए मुनाफा कमा सके, भारतीय जो हैं उनका शोषण कैसे कर सकें, यहाँ के जो भी वस्तुएं हैं उनका अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा के इन सब लोगों का कैसे अपन शोषण कर सकें, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती थी।
तो वो लोग इतना ध्यान नहीं दिए कि हाँ, हमें यहाँ पे कुछ आके लाइक हम यहाँ पे सभ्यता वगैरह खोजें। तो वो उन्होंने साफ क्लियरली एक उनको मैसेज दिया कि हम यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनका शोषण करने के लिए आए हैं, या हम यहाँ पे अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, ना कि हम यहाँ पे आके लाइक कोई उत्खनन का काम करने के लिए आए हैं या कोई सभ्यता का पता लगाने के लिए आए हैं। इन चीज़ों में हमारी कोई रुचि नहीं है। तो वो जो पर्सन है उनको ये जवाब मिलने के बाद में वो वहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद में 1826 की ये बात है। 1826 में इस जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ उनका नेम है चार्ल्स मैसन। तो 1826 में वो वहाँ पे सर्वे के लिए गए थे और उन्होंने आके बताया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको मना कर दिया और ये बोल दिया कि हम अभी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा जो मेन मोटिव है हम उसे फुलफिल करेंगे। इसके बाद में 1853 के अंदर एक और जो ब्रिटिशर हैं, जो कि ये जो सेम रीजन जो मैंने अब आपको बताया, सिंध वगैरह हो गया, पाकिस्तान हो गया और आपके अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पे वो जाते हैं। क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर थे तो वो उनको वहाँ पे जाके एक सर्वे करने का काम मिलता है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं और अगेन वो सेम चीज़ें उनके माइंड में आती है, वो देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्तूप हैं। तो वहाँ का सर्वे करते हैं और वो 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई पुरानी सभ्यता ज़रूर है जिसका हमें पता लगाना चाहिए। तो सेम जाके अपने जो भी सुपीरियर्स हैं उनको जाके बताते हैं, और जो सुपीरियर्स हैं उनको भी सेम जवाब देते हैं कि हम यहाँ पे भारतीयों का शोषण करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पे आके कोई जैसा कि कोई सभ्यता है इसका पता लगाने का हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप ये सब चीज़ें भूल जाइए और आपका जो काम है, जो आपका सर्वे वगैरह का काम है वो आप कीजिए। जिस मोटिव के लिए हमने आपको भेजा है आप उसे फुलफिल कीजिए। अब वो ये जवाब सुन के वो भी निकल लेते हैं, और उसके बाद में 1856 के अंदर कराची से लाहौर के बीच में दो ब्रिटिशर भाई थे जो इंजीनियर थे, जिनका नाम है जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। तो उनको एक टास्क मिला था कि उन्हें कराची से लेके लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो बिछानी थी। तो वो वहाँ पे इसी का काम कर रहे थे, और बीच में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा विलेज आता है, और वहाँ पे जो ट्रैक वो बिछा रहे थे, तो उनके जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो इतने एजुकेटेड नहीं थे या उनको पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होगा। सो वहाँ पे उनको ईंटें मिलती है, पकी हुई ईंटें मिलती है, और वो उन ईंटों का इस्तेमाल वो ट्रैक जो होता है उसको उसके अंदर लगाने के लिए यूज़ में करने लग जाते हैं। थोड़े बहुत दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती हैं, वो काफ़ी यूज़ करते रहते हैं। बट उसके बाद में जो जॉन बर्टन है और विलियम बर्टन है, उनको वो अपने जो वर्कर्स हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो वॉल्यूम है, जो काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे ईंटें मिल रही है, वो भी पकी हुई ईंटें मिल रही है। यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ ना कुछ तो है। तो वो डिसाइड करते हैं कि अपन जाएँगे और अपने जो सुपीरियर्स हैं उनको बताएँगे कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता है, या यहाँ पे ज़मीन के नीचे नीचे कुछ ना कुछ है जिसका हमें पता लगाना चाहिए। तो वो जैसा ही जो पहले जो 2 लोग गए थे उनको जो जवाब मिला था कि हम यहाँ पे सिर्फ़ भारतीयों का शोषण करने के लिए आए हैं, इसके अलावा हमारा और कोई मोटिव नहीं है। सेम जवाब उनको भी यही मिलता है, और वो ये जवाब सुन के उनको कोई मतलब है नहीं, तो वो डिसाइड करते हैं कि अपने निकल लो इधर से। तो वो यहाँ से लाइक ये जवाब सुन के और चले जाते हैं। उसके बाद में ये जो बात है जब अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चलती है, तो वो 1856 के अंदर वापस से जाते हैं हड़प्पा के अंदर, और हड़प्पा के अंदर जाके वो फिर से लाइक सर्वे करते हैं, और सर्वे करके वो 100% श्योर हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि इस बार तो हमें किसी भी हाल में यहाँ पे आके और सर्वे करने के बाद में जो है एक्सकेवेशन जो है, उत्खनन का जो कार्य है वो ज़रूर करवाना है। तो वो जाते हैं अगेन अपने जो सुपीरियर्स हैं उनके पास जाते हैं, और उनको भी सेम यही जवाब मिलता है कि आपको, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कि आप आपका जो काम है उस पे आप ध्यान दीजिए, उस पे आप कंसंट्रेट कीजिए। आपके जो स्तूपों के प्रति जो प्रेम है आप उसको दिखाइए। आप अपना जो सिविल इंजीनियर का काम है वो आप पूरा कीजिए। ये जवाब सुन के वो काफ़ी लाइक सैड हो जाते हैं, और उनको ये लगता है कि नहीं, इस चीज़ को तो अपने को पता लगाना ही लगाना है। और वो अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग कभी कभार अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, जब कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है तो आप उन्हें इधर उधर से फ़ोन मिलाते हो। लेकिन उसने भी ऐसा ही किया। जब उसको ये जवाब मिला कि अपने को यहाँ पे सिर्फ जो सर्वे वगैरह है वो ही करना है, या आपके सिविल इंजीनियर के रूप में जो कार्य है वो ही करना है,
तो वो काफ़ी उदास हो जाता है और वो अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके इंग्लैंड से डायरेक्ट परमिशन लेके आता है। अब इंग्लैंड से परमिशन लेके आने के बाद में लाइक 1861 के अंदर आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका स्थापना जो है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो 1861 के अंदर होता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपके इंडिया के जो गवर्नर जनरल है वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग जो है उनको बोलते हैं कि भाई साहब, आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना तो कर ली, लेकिन हम आपको फंड्स नहीं देंगे, हम आपको मैन पावर नहीं देंगे, हम आपको ऐसा कोई भी हमारी तरफ से हेल्प नहीं करेंगे जिससे कि आप अपना ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, या जिसे भी सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता हम उस टाइम पीरियड पे नहीं बोल सकते क्योंकि उस टाइम पे इसका जो नामकरण है वो नहीं हो पाया था। तो हम इसे बोलते हैं कि आपको हम ना तो फंड्स देंगे ना मैन पावर देंगे जिससे आप पता लगा सके कि हाँ वहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता हो। तो ये सुन के वो लाइक उनके फंड्स नहीं होते हैं तो उनके पास इतना एफर्ट्स वो करते नहीं है। हालांकि उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका जनक बोलते हैं क्योंकि उनके जो एफर्ट्स थे वो काफ़ी लाइक असाधारण थे। उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए थे जिसके बाद में जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया जो है उसका स्टैब्लिशमेंट जो है वो हुआ था। सॉरी। हाँ। सो अब हम बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया जो है उसका आपका इस्टेब्लिशमेंट हो गया, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं थे तो वो उत्खनन कैसे करें, एक्सकेवेशन का काम कैसे करें। तो काफ़ी टाइम बीत जाता है, उसके बाद में आप जो है वो आते हैं आपके सर लॉर्ड कैनिंग, सॉरी आपके, एक सेकेंड, सर जॉन मार्शल जो हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका हेड अपॉइंट करते हैं। और उस टाइम पीरियड पे उनको काफ़ी अच्छे खासे फंड्स मिलते हैं, सॉरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको अच्छे खासे फंड्स मिलते हैं और वो बोलते हैं कि आप जाके यहाँ पे आपका जो भी लाइक उत्खनन करता हो गया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर जो भी कार्य आते थे वो आप उन पे आपका वर्क कीजिए, आप अपने जो पैसे हैं उनको स्पेंड कर सकते हैं, मैन पावर को आप लगा सकते हैं। तो सर जॉन मार्शल जो हैं उन्होंने जो आपकी ज्वाइनिंग है वो की थी 1992 से, ओ सॉरी 1902, हाँ सॉरी 1902 से लेके 1928 तक, 1902 से लेके 1928 तक उन्होंने सर्व किया था। सो 1902 में उन्होंने ज्वाइन किया और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन, और उनकी जो गवर्नरशिप थी वो उनकी स्टार्ट हुई थी 1899 से लेके 1905 तक। तो लॉर्ड कर्जन जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा फंड्स दिया था आपके आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। लेकिन आपके ये आपके सॉरी सर जॉन मार्शल जो हैं, माफ़ कीजिएगा, सर जॉन मार्शल जो हैं उन्होंने ये देखा कि आपके काफ़ी सारे जो अपने साउथ की जो टेम्पल्स हैं या अपने जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी खंडर या जर्जर अवस्था में है, जो कि अगर अपन इस पे अभी ध्यान नहीं देंगे या अपन इनको संरक्षण नहीं प्रदान करेंगे तो अपना जो भी हेरिटेज साइट है वो आपके डैमेज हो सकती है या उनका पतन हो सकता है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो अपने साउथ के जितने भी टेम्पल्स हो गए या अपने जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं जो कि उस टाइम पीरियड पे एकदम अपने खंडन के या अपने खंडर होने के कगार पे थे, उन्होंने उनका जाके संरक्षण किया। और सर जॉन मार्शल जो है उन्होंने काफ़ी असाधारण काम किया। उन्होंने काफ़ी सारे अपने जो साउथ के टेम्पल्स हैं उनका रिनोवेशन का काम किया, उनको लाइक हेरिटेज साइट में कन्वर्ट किया ताकि उनको संरक्षण प्रदान हो सके और उनको अनावश्यक रूप से कोई डैमेज नहीं कर सकें। इसके बाद में आके आपके जैसे कि अपन देखते हैं कि ये पहले बोलते हैं कि आपकी जो सभ्यता वगैरह है ये तो जैसे काफ़ी सालों से आपके ज़मीन के अंदर हैं, तो वो अभी तक लाइक अगर 2000 साल 3000 साल से अगर ये ज़मीन के अंदर हैं तो आपके 100 200 500 साल और रह जाएगी। लेकिन आपके ये जो मंदिर वगैरह हो गए या आपकी जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, अगर हम अपन इनको अभी संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो इनका तो एकदम विलुप्त होना एकदम तय है। तो अपन पहले इन पे फोकस करेंगे और उसके बाद में अपन जो आपके जो अपना मोटिव है सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी सभ्यता थी उसका पता लगाना, उसको अपन बाद में करेंगे। सो अपन ये एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं पीपीटी की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता की अपन पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था और अपनी एनसीईआरटी जो है
उसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और हम प्राचीनतम मान के चलेंगे। इसके आगे 1826, जैसे मैंने आपको बताया था, 1826 के अंदर एक ब्रिटिशर है जिनका नाम है चार्ल्स मैसन, और इन्होंने सर्वप्रथम जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता है इसके ऊपर प्रकाश डाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उस रीजन में गए थे और उन्होंने वहाँ पे देखा, तो उनको लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता है और इसके बारे में हमें अपने सुपीरियर्स हैं उनको बताना चाहिए, और यहाँ पे लाइक उन्होंने सबसे पहले इसको लाइमलाइट में लाया था, उन्होंने इस पे प्रकाश डाला था। इसके आगे अपन जो चलते हैं 1853 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं, इन्होंने हड़प्पा जो है, हड़प्पा का सर्वे किया और देखा कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता है। और जैसा कि मैंने अभी अपन डिस्कस करे थे कि उन्होंने अपने जो सुपीरियर्स हैं उनको जाके बताया कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता है और उसका हमें पता लगाना चाहिए। इसके आगे आपके आता है 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, और इनको इनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने गलती से हड़प्पा जो है वहाँ की जो ईंटें हैं उनका इस्तेमाल करने लग गए। तो जैसे ही इनको पता चला कि यहाँ पे इतनी सारी मात्रा में पकी हुई ईंटें हैं, तो उन्होंने अपने जो सुपीरियर्स हैं उनको बताया, लेकिन उन्होंने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया। और 1856 के अंदर जब अलेक्जेंडर कनिंघम को ये बात पता चली कि हाँ यहाँ पे ऐसे ईंटें वगैरह जो हैं वो ज़मीन से निकल रही है, तो इन्होंने वापस से हड़प्पा का एक सर्वे किया था। सर्वे करते के टाइम पे जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, या ये जो स्तूप हैं यहाँ पे हड़प्पा में तो कुछ भी नहीं है। आप अगर आप जा सकें या अगर आप देखें तो आप मोहनजोदाड़ो अगर जाएंगे तो वहाँ पे तो भर भर के आपके स्तूप हैं, या ऐसी जो साइट्स हैं वो काफ़ी सारी हैं जहाँ कि आप हड़प्पा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे इसकी मतलब अनगिनत है, जितने आप कर सकेंगे या जितना आप एक्सकवेशन का काम कर सकेंगे, जितना उत्खनन का काम कर सकेंगे, आपके लिए बहुत सारा वहाँ पे साइट है और वो बहुत ही ज़्यादा रेडियस में फैला हुआ है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 के अंदर हड़प्पा का दूसरी बार सर्वे किया, और इसके साथ साथ में इन्होंने आपके मोहनजोदाड़ो का भी सर्वे किया था। जैसा मैंने आपको बताया 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई जिसे हम अपन बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, की स्थापना हुई थी, जिसका जो इस टाइम पीरियड पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये थोड़ा सा करेक्शन होगा, हाँ, लॉर्ड कैनिंग जो थे उस टाइम के गवर्नर जनरल थे जिसे हम वॉइसरॉय भी बोलते हैं। और चूंकि आपके अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनके काफ़ी ऐसे एफर्ट्स थे, काफ़ी ऐसे असाधारण योगदान थे जिसे अपन याद करते हैं, और इसी वजह से इनको एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कहते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि 1902 में सर जॉन मार्शल जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड अपॉइंट होते हैं, और वो काफ़ी सारे अपने जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। उनमें जैसे जो आपके एकदम विलुप्त होने या टूटने खंडर होने की अवस्था में थे उनका उन्होंने रिनोवेशन किया और उनको संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद में 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को, जो कि आपके एक्सकेवेटर हैं, इनको हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। आपके इनकी अगर आपने फोटो देखी हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन जितने भी यहाँ के जो साइट्स पे अपने को जो भी अब नॉर्मल चीज़ें हैं, जो भी असाधारण चीज़ें हैं उस टाइम पीरियड की, जो जो अपने को बरामद हुई है, जो हमने को प्राप्त हुई है, उसकी मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा और अपन उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो 1921 में सर जॉन मार्शल ने बोला कि आप जाइए हड़प्पा में, दयाराम साहनी जी को बोला कि आप जाइए हड़प्पा विलेज में और वहाँ पे जाके आप पता लगाइए कि हाँ कि वहाँ पे क्या सच में कोई ना कोई सभ्यता है या लोग ऐसे ही लाइक बातें बनाते हैं। तो 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हेड अपॉइंट करके भेजते हैं कि आप वहाँ पे जाके आपका एक्सकवेशन का काम शुरू कीजिए। और ये यहाँ पे जाते हैं, उत्खनन का काम करते हैं और देखते हैं कि हाँ यहाँ पे सच में कोई ना कोई सभ्यता है, और वो 100% आपके कॉन्फिडेंट होके या जितना आप सर्वे करते हैं और उत्खनन करते हैं उसके बाद में वो श्योर होके बताते हैं कि हाँ यहाँ पे एक सभ्यता है, और वो काफ़ी बड़ी फैली काफ़ी बड़ी जो रेडिएशन है जो रेडियस है उसमें फैली हुई है। उसके बाद में 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी जो हैं उनको मोहनजोदाड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। आपके मोहनजोदाड़ो के लिए राखलदास बनर्जी जो हैं उन्होंने एक्सकवेशन जो है उसका काम किया था।
इसके बाद में जैसे 1921 और 1922 मैंने आपको बताया, ये दोनों ईयर्स हैं। यहाँ इस टाइम पीरियड पे उत्खनन का काम शुरू हो गया था, और उसके बाद में 1924 में इन दोनों ने पॉजिटिव रिपोर्ट भेजते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कोई वो नहीं है, सभ्यता नहीं है, यहाँ पे एक इतनी बड़ी सभ्यता है जो कि आपके विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। तो 1924 में सर जॉन मार्शल जाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि हमने आपके हिंदुस्तान जो है वहाँ पे उत्खनन किया है, एक्सकवेशन का काम किया है, और हम वहाँ पे दो जो सॉरी आपके सभ्यता जो है, सबसे प्राचीन प्राचीन सभ्यता जो है उस पर अपन काम कर रहे हैं, और उनको ये नाम देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि ये दोनों जो भी जैसे आपके हड़प्पा हो गया और मोहनजोदाड़ो जो है वो आपके सिंधु घाटी सभ्य सॉरी सिंधु जो रिवर थी उसके जो आपके बैंक्स होते हैं या उनके जो तट होते हैं उन पे मिलती है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। एक इतिहासकार है पिगट, अ, जो बोलते हैं कि आपके जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक जॉइंट सिटी कैपिटल हैं, जिसे बोलते हैं कि ये जुड़वा राजधानियां हैं, क्योंकि ये इतने सिमिलर, इनमें जो सिमिलरिटीज थी वो काफ़ी सारी थी। इस वजह से ये बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपके सॉरी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, और आपके ये हो गया आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके ये साइट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे एक सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी जो सरस्वती जो नदी है वो एक तरह से विलुप्त हो गई है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जितने भी ये साइट्स थी वो सरस्वती नदी के बैंक्स जो हैं, जो जितने भी तट हैं वहाँ पे मिली थी, तो इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये सारे इसके नेम हो गए। इसके आगे अपन पढ़ते हैं, ये शानूगर और मुंडागाक, ये आपके अफगानिस्तान में है, और जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही पार्ट्स हैं। इसके आगे अपन बात करेंगे इसके विस्तार की, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये कितने बड़े एरिया में फैली हुई है, और ये कौन कौन से जो आपके कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका जो विस्तार है वो देखा गया है, और अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस शैली की है, और आगे अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये आपके विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो रेडियस है वो है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैली हुई है, जो कि सबसे बड़ी सभ्यताओं में से है। अब इसके में अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हैं। सो अपन देखेंगे भारत हो गया अपना, पाकिस्तान जो है वहाँ पे है, और अफगानिस्तान के अंदर ये फैली हुई है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया शानूगर और मुंडागाक जो है वो अफगानिस्तान में है, आपके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो आपके पाकिस्तान में हो गए, और लोथल वगैरह ये जो साइट्स हैं वो अपने इंडिया में है। तो अपन ये सारी जो इम्पोर्टेंट जितनी भी साइट्स हैं उसका अपन डिस्कशन करेंगे, और अपन देखेंगे कि अपने को क्या 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 कुछ मिलता है। क्योंकि ये एक अपन देखें कि यहाँ पे आपका अफगानिस्तान हो गया, ये आपके पाकिस्तान का यहाँ पे एक रीजन है, वहाँ पे सिंध जो प्रांत है वहाँ पे इसका साइट्स मिलती हैं, और अपने यहाँ पे गुजरात में इनमें मिलती है इंडिया में, तो इसलिए इसका जो ये ट्रायंगल शेप जो बनाता है इसलिए अपन इसे त्रिभुजाकार सभ्यता भी बोलते हैं। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो तांबा है, कांस्य है, जो कांसा है, उसकी जो यूज़ है काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे आप मतलब इस टाइम पीरियड पे आपके जो कांस्य है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, हर चीज़ में यूज़ होता था। एक तरह से अपन देखें मोहरे वगैरह हो गई, या अपने ट्रेड वगैरह के लिए जो भी लेन देन करते थे वो, उन सब चीज़ों में कांस्य जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो पॉइंट है कांस्य युगीन सभ्यता, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आपको एक मेन जो है वो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से धातु के लिए, या इस सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से धातु का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किसका सबसे ज़्यादा प्रचलन था। आगे चलते हैं अपन। ये देखिए आपका जो इसका जो कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है ये अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्थ की अगर अपन बात करें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपके ईस्ट हो गया, सॉरी हाँ सॉरी हाँ ईस्ट, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये हो गया आपके नॉर्थ में है मांडा। मांडा जो है वो कश्मीर में आता है, और कश्मीर में जो है ये चिनाब नदी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी साइट्स हैं वो आपके नदियों के किनारे हैं, क्योंकि नदियों के पास होने का भी एक रीज़न है
कि यहाँ पे इनको खेती वगैरह करने के लिए और जितने भी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, पानी एक एसेंशियल चीज़ है, एक अपन बोल सकते हैं कि अपने अपने लिए जीवन है, जल ही जीवन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो जितनी भी ये आपकी सभ्यताएं हैं वो पानी की नदियों के बहाव हो गया, नदियों के बैंक्स हो गए, इनके पास में इसलिए बनाई हुई है ताकि अपने को पानी का जो अपने को जो पानी जो है वो आसानी से मिलता रहे, उसके लिए अपने को कोई अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। तो ये हो गया आपके मांडा जो है, मांडा आपके कश्मीर में है, जो कि एक चिनाब नदी जो है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इधर आपके हो गया ये दास्क नदी है, दास्क नदी सुतकांगेड़, यहाँ पे ये जो है बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। और यहाँ पे अपन देखते हैं देमाबाद, या इसको दामाबाद भी बोलते हैं, ये अपने महाराष्ट्र के अंदर है, प्रवरा नदी जो है वहाँ पे है। और ये है आलमगीर, आपका जो लास्ट वाला जो पीक है ये आलमगीर है, जो कि अपने यूपी में है और ये हिंडन नदी के तट पे है। अब अपन बात कर लेते हैं इसका जो काल है, ये अपने ये जैसे कि अपन पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि अपने नई एनसीईआरटी हो गई या पुरानी एनसीईआरटी हो गई या और भी कोई सोर्सेज है और भी कोई ऐसे अपने को ऐसे कोई प्रूफ्स मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं जिसके टाइम जिससे अपन ये पता लगा सके कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कितनी पुरानी है या इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है। तो समय का जो निर्धारण है वो एक कार्बन डेटिंग पद्धति है C14, जिससे कि कार्बन डेटिंग करके पता लगाया जाता है कि आपके कोई भी अगर आपको छोटा से छोटा कोई इक्विपमेंट सॉरी कोई ऐसा चीज़ मिलती है जिसकी अपने को ये टाइम पीरियड अगर पता करना है, तो वो C14 पद्धति से मेजर किया जाता है और उसका पता लगाया जाता है कि इसका जो एज है या इसकी जो ड्यूरेशन है या ये कितना पुराना है, ये सारी C14 पद्धति से पता लगाया जाता है। जैसे कि अपन ने बताया कि नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता की जो एज है या इसकी जो पीक जो ड्यूरेशन है वो 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में मानी जाती है। कई बार लोग पुरानी एनसीईआरटी भी यूज़ करते हैं, और अब मे बी आपके पास भी होगी, तो पुरानी एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग 2350 बीसी से 1750 बीसी जो है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का पीक ड्यूरेशन माना जाता है। एक अपने को अभिलेख मिलता है जिसे हम बोलते हैं सारगोन का अभिलेख। सारगोन के अभिलेख के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो एज है वो मानी जाती है 3250 बीसी से 2750 बीसी। क्योंकि अपने को आप ये जो दो हैं इनको आप थोड़ा सा आपके माइंड में रखिएगा, अदरवाइज ये अपने को इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी जो है, नई एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग अपने को अपना सिलेबस जो है वो कवर करना है। और अपनी नई एनसीईआरटी में ये बोला गया है कि 2600 बीसी से लेके आपके 1900 बीसी जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काल है वो माना गया है। तो अपने को इसी को फॉलो करना है। हाँ जी, तो अब अपना आ गया कि हड़प्पा जो है या अपने जो साइट्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करें। सो हड़प्पा के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि दयाराम साहनी जो है वो एक्सकेवेटर नियुक्त किए गए थे, उत्खननकर्ता नियुक्त किए गए थे, और उन्होंने जाके यहाँ पे एक्सकेवेशन किया। तो अपन ये देखेंगे कि हड़प्पा जो है वो आज के टाइम पे कहाँ पे सिचुएटेड है, और हमें इसके बारे में और क्या क्या यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपने को मिलती है, और ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो स्थिति है या अभी जो ये आपके सिचुएटेड है, ये है आपके मोंटगोमरी जिला, जिसको अभी आपके वर्तमान में जो है वो शाहीवाल जिला बोलते हैं। ये मोंटगोमरी जो है ये एक ब्रिटिशर थे, और उसके अकॉर्डिंग इनका उनके नाम पे का नाम रखा गया था, जो कि आपके पंजाब में है। और सॉरी, पंजाब अपने इंडिया का नहीं, पाकिस्तान वाला जो पंजाब का जो रीजन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे आपके पंजाब हो गया, ये जो आपके रीजन्स हैं उनमें अपने अपने पास जितना पंजाब का जो पार्ट है वो इतने ज़्यादा जो क्षेत्रफल है उसमें नहीं है जितना कि आपके पाकिस्तान के पास है। तो ये वाला जो है आपकी स्थिति जो है इसकी इसकी जो अपन बोलें कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है आपके मोंटगोमरी जिला, जो कि पाकिस्तान का जो पंजाब है उस वाले रीजन में है, और इसको भी वर्तमान में बोलते हैं शाहीवाल जिला, शाहीवाल जिला। ठीक है। और ये जो आपका हड़प्पा है वो आपके रावी नदी का जो तट है या रावी नदी के जो बैंक है उसके ऊपर सिचुएटेड है। इसके उत्खननकर्ता जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, दयाराम साहनी जी जो हैं वो इनके एक्सकेवेटर थे, और उन्होंने 1921 में यहाँ का एक्सकेवेशन जो काम है वो शुरू किया था, उत्खनन का जो कार्य है वो शुरू किया था। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अपने को ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो बाकी की जो साइट्स हैं वहाँ पे से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। सबसे पहले हो गया अपना ये R37 कब्रिस्तान, एक जहाँ पे
लोगों को दफनाया जाता था, या जो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि R37 जो है, जब कभी भी कोई एक्सकेवेशन का जो कार्य है वो होता है, और वहाँ पे अगर खोजकर्ताओं को अगर कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें मिलती हैं तो वो उनको नेम दे देते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग इसका नेम रखा गया है। इसका अलग से कोई ऐसे कोई मतलब नहीं है कि R37 का कुछ ना कुछ रीज़न होगा या ऐसा कुछ लॉजिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी एक्सकेवेशन का काम होता है, तो जो भी एक्सकेवेटर है या जिनको भी ये कोई चीज़ें मिलती हैं तो उनका नाम रखते हैं, और उसी के लिए इसका नाम रखा गया है R37। अब इसका नाम R37 क्यों रखा गया है, इसका अपन रीज़न बता देते हैं आपको। R37 इसलिए रखा गया है कि इस जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे जितने भी जिन भी जो भी लोग जिनकी भी जो बॉडीज़ हैं वो बरी की गई थी, या जिनको भी दफनाया गया था, उनकी जो डीएनए है वो आपस में मैच होते हैं। तो नॉर्मली ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग दफनाए हुए हैं वो अपने या तो ब्लड रिलेशन में होंगे, या एक जो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप वहाँ का जो रूलर है उनके परिवार के लोग होंगे। सो एक परिवार विशेष के जो लोग हैं उनको यहाँ पे दफनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का डीएनए मैच होता है। तो इसीलिए एक यूनिक चीज़ है, इसीलिए इसको R37 कब्रिस्तान नाम से जाना गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ पे है एक विदेशी की कब्र। विदेशी की कब्र से लॉजिक है कि आपको ऐसा कैसे पता चलेगी, लाइक आप पूछेंगे कि आपको ऐसा कैसे पता कि यहाँ पे कोई विदेशी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल जो लोग हैं उनको नॉर्मल तरीके से बरी किया हुआ है, लेकिन ये जो है विदेशी, यहाँ पे जिसको अपन बोल सकते हैं कि इस आदमी को या जो भी यहाँ पे बरी किया हुआ था, यहाँ पे दफनाया हुआ था, ये एक लकड़ी का जो ताबूत होता है उसके अंदर, कॉफिन जो होता है उसके अंदर ये दफनाया हुआ था। तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं कि जो बाकी की जो जितनी भी कब्र वगैरह हैं उनमें ऐसा कुछ अपने को एविडेंस मिलता नहीं है कि हाँ नॉर्मल जितने भी लोग हैं उनको ताबूत के अंदर या कॉफिन के अंदर दफनाया हुआ हो, क्योंकि ये एक पर्सन है। सो इसी के लिए ये कॉफिन जो है वो यूज़ किया हुआ है। मे भी हो सकता है कि वो उसकी जब यहाँ पे आया होगा तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली उसकी डेथ हो गई होगी, और उसने वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, जो बाहर से अगर वो आया होगा तो वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके अभी भी फॉरेन में होते हैं कि कोई एक्सपायर होता है तो उनको कॉफिन के अंदर रख के और फिर उनको दफनाया जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो भी सभ्यता, सॉरी, उनकी जो भी मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग उसको दफनाया गया होगा। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे एक विदेशी की कब्र मिलती है, जो कि बाकी जो भी डेड बॉडीज यहाँ पे दफन की हुई है ये इन सब से अलग हैं, और ये सिर्फ एक ही है, इसीलिए आप इसे विदेशी की कब्र मानते हैं। क्योंकि अपन ये नहीं बोल सकते कि ये कोई जो रूलर है या कोई राजा है उसकी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये जो आपके 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसमें सिर्फ एक ही रूलर रहा हो। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि ये जो है ये कोई अलग से या कोई बाहर से आया हुआ है, इस वजह से अपन इसे लाइक कॉफिन में दफनाते हैं, इसलिए इसको विदेशी की कब्र बोलते हैं। इसके आगे अपने को अपन चलते हैं इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी का मतलब होता है आपके टॉय कार्ट हो गया, जैसे आप नॉर्मली देखते होंगे या आपने पहले देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आज आप जाके सर्च कीजिएगा एक बार। पहले जो बैलगाड़ी वगैरह चलती थी उसी टाइप में है कि आपके बच्चों के खेलने के लिए एक कार्ट बनी हुई है जिसके पीछे दो व्हील्स लगे हुए हैं। एक जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ऐसे व्हील लगे हुए हैं और ये आपका ऐसे पार्ट बना हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे जो बेल वगैरह जो बैल हो गया, जो यहाँ से इसको खींचते हैं या इसको आगे ले जाते हैं, उस टाइप में ये कार्ट बना हुआ है, इक्का गाड़ी से अपन बोलते हैं। अगर आप, मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसकी इमेज दिखा सकूं। नेक्स्ट क्लास में अपन सारी जो इमेजेस हैं वो अपन देखेंगे। और अगर बाई चांस नहीं मिलती है तो आप एक बार ये आपका होमवर्क है कि आप जाके आज जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, जैसे हड़प्पा हो गया या आपके मोहनजोदाड़ो अपन पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करें और अपनी जो नॉलेज है उसको गेन करें, या और जो चीज़ें हैं उनको इंटरलिंक करके आप सोचेंगे तो आई एम श्योर आपको हिस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई ये आपके आप अच्छे से समझ में आएगी। इसके आगे आपने देखा होगा कि शादी वगैरह जो होती थी पहले अपने गाँव में, तो वहाँ पे जो की लड़की की शादी होती थी तो उसको काफ़ी सारे दहेज में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थी। उसी के साथ में एक श्रृंगार पेटी भी मिलती थी जिसको वैनिटी बॉक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे मेकअप का सामान होता था, एक छोटा सा मिरर होता था। तो उसी को बोलते हैं श्रृंगार पेटी, और उसी टाइप की श्रृंगार पेटी उस टाइम पीरियड में मिली थी। तो अब आप देख लीजिए कि उस टाइम पे कितना एडवांस थे वहाँ के। और इसके आगे
अपने जो स्वास्तिक होता है, जो अपन नॉर्मली घरों के बाहर बनाते हैं, या आप जैसे भी कोई व्हीकल परचेज करते हैं, आप गणेश जी के जाते हैं कोई व्हीकल परचेज करके, तो वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो स्वास्तिक का जो निशान है, नॉर्मली अपने हिंदुओं में जो स्वास्तिक का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो निशान है वो कभी भी आपके घर वाले भी बोलते होंगे कि यार आप इसको गलत मत बना देना, क्योंकि ये जो है वो आपके क्लॉकवाइज बना हुआ है, और क्लॉकवाइज जो है ये आपकी जो लाइफ है उसको आप पॉजिटिव एनर्जी देता है, और क्लॉकवाइज अगर आप चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो ये स्वास्तिक का निशान वहाँ पे मिला था। तो अब आप देख लीजिए उस टाइम पीरियड से अपने ये सारी चीज़ें अपने जो हिंदू धर्म है उसके अंदर इम्पोर्टेंस इन चीज़ों की है। अब अपन देखते हैं, जैसे कि अपन ने नदी का जो डिस्कशन है था वो किया था। तो नदी के तट पे जो है, नदी के तट पे आपको 12 अन्नगार मिलते हैं, मतलब जो कि ये दो लाइंस में थे, मतलब आपके छोटे छोटे, जैसे आपके ये अलग अलग ऐसे आमने सामने, मतलब अनाज वगैरह रखने के लिए ऐसे प्लेसेस बने हुए थे। आप इसे इसी टाइप में देख लीजिए, 6 प्लेसेस थे जो आमने सामने थे। अनाज और उसके पास में ही जैसे कि ये चबूतरा हो गया, जहाँ पे ये यहाँ से जो वर्कर्स थे वो यहाँ से सामान लाके, जो भी गेहूं हो गया या जितने भी ये प्रोडक्शन करते थे उनको यहाँ पे लाके साफ़ सफाई करते थे, और साफ़ सफाई करने के बाद में यहाँ से वापस पैकेजिंग करके और वो अपने जो स्टोर रूम्स होते थे उनमें वापस रख देते थे। तो नदी के तट पे 12 अन्नगार मिलते हैं जो दो लाइनों में है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आमने सामने थे छः छः। और इसके बाद में ये अनाज साफ करने के लिए यहाँ पे अन्नागार के पास में एक चबूतरा भी था, जो वर्कर्स यहाँ पे आके तो साफ करके इनकी वापस से पैकेजिंग करके, तरीके से पैकेजिंग करके, और अन्नागार जो है जो के स्टोर रूम बने हुए हैं उनके अंदर रख देते थे। तो जिससे कि आपके काफ़ी सेफ रह सके, जो भी अपन प्रोडक्शन किए हैं या जिसका भी अपन ने उत्पादन किया है वो सारी चीज़ें सेफ रह सकें और उसका अपन ट्रेड कर सकें। के बाद में ये जो आपके अन्नागार हैं इसके साथ में आपको पास में ही श्रमिकों का आवास भी मिलता है, मतलब यहाँ के पास में छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए थे, जो कि जो नॉर्मल जो यहाँ पे वर्कर्स थे वो रहने का उनका बना हुआ था। अब आप ये बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो ही रहते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक यूनिक वे में डिज़ाइन किया हुआ था, एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि नॉर्मली अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे ना, तो वो बेसिक एम्यूनिटीज़ अभी आज आज के टाइम पीरियड में भी अपन काफ़ी सारी ऐसे जो प्लेसेस हैं वहाँ पे अपन उसको लाइक अपने लिए वो अवेलेबल नहीं है अभी, बेसिक एम्यूनिटीज़ भी। तो उस टाइम पीरियड पे इन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए थे, काफ़ी अपने जो मकान वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों में अपन आर्किटेक्चर जो भी यूनिकनेस थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि इनके जो मकान होते थे वो दो टाइप में होते थे। एक तो होता था आपके ऊंचरी ऊपरी छोर जो होता था, वहाँ पे नॉर्मली जो शासक वर्ग का जो लोग थे वो रहते थे, और जो नीचे वाला जो ज़मीनी हिस्सा होता था वहाँ पे नॉर्मली जो व्यापारी वगैरह हो गए या नॉर्मल जो बाहर से लोग आते थे वो यहाँ पे रहते थे। तो इसलिए अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे तो जो शासक वर्ग है वो रहता था, यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं या जो व्यापारी हैं या जिसके नॉर्मल मकान बने हुए हैं वो यहाँ पे रहते होंगे, और यहाँ पे जो अन्नागार हैं इनके पास में जो सर्वेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, इनमें जरूर मे बी यहाँ पे वर्कर्स ही रहते होंगे। तो इसीलिए अपन ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पे पास में अपने श्रमिकों का आवास मिलता है। अब अपन देखते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है उसका एक्सकेवेटर जो थे वो आपके थे राखलदास बनर्जी, और इन्होंने दो 1922 में यहाँ का एक्सकवेशन का जो काम है वो शुरू किया था। तो अपन देख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है और अभी इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये जो है आपके मोहनजोदाड़ो, ये पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर ये लरकाना एक प्लेस है, एक ज़िला है, सॉरी हाँ प्लेस है, वहाँ पे है, और ये है आपके सिंध प्रांत में आता है, और जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर है। और ये वाला जो है आपके मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के तट पे है, सिंधु नदी के जो बैंक है उसके ऊपर है। और इसका जो एक्सकेवेटर है जो उत्खनन करता है वो है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो का जो मतलब है शाब्दिक मतलब अगर अपन देखें, चूंकि ये सिंध प्रांत में है और वहाँ पे सिंधु भाषा में बोलते हैं मोइनजो दाड़ो, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मृतकों का टीला। मोइन का मतलब होता है मृतक, और जो दाड़ो है उसका मतलब होता है टीला, तो इसको अपन मृतकों का टीला यहाँ पे है
के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो कि ये सिंधी भाषा में इसको मोइनजोदाड़ो बोला जाता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती है। सबसे पहला है एक यूनिक जो यूनिक साइट जो है वो मिलती है, इसको अपन बोलते हैं विशाल स्नानागार। और ये जो स्नानागार है, इसको जब आपके सर जॉन मार्शल ने देखा तो उन्होंने बोला कि ये उस टाइम पीरियड की जो है वो एकदम से आश्चर्यजनक एक आर्किटेक्चर साइट है, क्योंकि इस टाइप का जो आर्किटेक्चर प्लेस है वो बाकी किसी भी जगह नहीं देखने को मिला है, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी बड़ी जगह में था और काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ था। तो चलिए अपन ये देख लेते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या, जो स्नानागार है विशाल स्नानागार, तो अपने को ऐसी क्या क्या यूनिकनेस है, ऐसी क्या क्या खूबियाँ हैं जो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप ये देखते हैं, इसका जो आकार है, आकार ये आपका तकरीबन 39 फीट तो ये लंबा है। मतलब इसकी जो अपन ऐसे देख लेते हैं कि ये जो स्नानागार हो गया, अब ये जो इसकी लंबाई है ये है तकरीबन 39 फीट। के बाद में इसकी जो चौड़ाई है इसकी 23 फीट। और ये जो इसकी डेप्थ है वो है 8 फीट। डेप्थ जो है वो 8 फीट है। सो मतलब आप ये देखेंगे कि इसके पास में, या ये जो प्लेस है जो स्नानागार है, उस टाइम पीरियड का काफ़ी डेप्थ वाला, काफ़ी लंबा चौड़ा एक तरह से स्विमिंग पूल है। क्योंकि जैसा कि आप अभी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, अगर आप आपके वाटर पार्क में या कोई ऐसे कोई प्लेसेस में जाते हैं जहाँ पे जैसे अपन बोलते हैं कि रिजॉर्ट हो गया, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आज के टाइम पीरियड में भी सेम इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। जैसे आपके दो तरफ से तो आपके सीढ़ियाँ हो जाती है, और एक आप देखेंगे जैसे एक तो डेप्थ वाला जो गहरा जो होता है वो स्विमिंग पूल होता है, जो कि एक एल्डर्स के लिए होता है। और उसके पास में ही, आजकल तो सेपरेट हो गया, अदरवाइज इसमें मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा साइड में ही मतलब छोटी सीढ़ियाँ हैं, और वहाँ पे ऐसे हो सकता है कि जो छोटे बच्चे हो गए या उनके लिए ये, मतलब उसकी हाइट थोड़ी कम रखी गई थी ताकि छोटे बच्चे हो गए तो वो उनके काम में आ सकें। हालांकि ये माना जाता है कि ये जो स्नानागार है वो धार्मिक जो आपके क्रियाक्रम सॉरी कर्मकांड है वो करने के लिए काम में लेते थे। जैसे भी कोई ऐसा कोई ओकेजन हो गया तो उन सारी चीज़ों में धार्मिक काम क्रिया का जो आपके कार्यक्रम है उनमें ये यूज़ में लेते थे। आकार जो है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। 39 फीट जो है इसकी लंबाई थी, सॉरी 23 फीट इसकी चौड़ाई थी, और 8 फीट जो है इसकी डेप्थ थी। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जो अब रिजॉर्ट हो गए या स्विमिंग पूल हैं उनमें दो तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, तो इसमें आपके नॉर्थ साइड और साउथ साइड में सीढ़ियाँ थी जो कि इसके अंदर जाने के लिए थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनके पास में चेंजिंग रूम्स भी होते हैं, और अगर आप रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल के पास में आपके शावर होता है, शावर के पास में ही आपके चेंजिंग रूम्स होते हैं, और उनके लाइक आस पास में ही आपके स्टे करने के लिए व्यवस्था होती है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ था। स्विमिंग पूल के जैसे मैंने अब आपको बताया कि लंबाई चौड़ाई हो गई, और इसके बाद में आपके नॉर्थ और साउथ में इसमें सीढ़ियाँ थी के जो साइड में आपके 6 अलग-अलग चेंजिंग रूम्स बने हुए थे, वस्त्र बदलने के लिए अलग-अलग कक्ष बने हुए थे उत्तर दिशा के अंदर। ये जो था उत्तर दिशा के अंदर बना हुआ था। हाँ, मेन एक ये चीज़ और है इसमें, बिटुमिन्स इसका मतलब है बिटुमिन्स का लेप किया गया था। इसमें क्या है कि 2 अलग-अलग जो आपके, जैसे आपके चारकोल हो गया और आपके जिप्सम हो गया, इन दोनों को मिक्स करके और इसमें लेप किया गया था ताकि इसको वाटर प्रूफ बना सकें। मतलब पानी जो है वो इसका रिसाव नहीं हो और ये मतलब जल्दी जल्दी खाली नहीं हो। तो आप उस टाइम का आप देखिए कि उन्होंने किस टाइप से इसको वाटर प्रूफ बनाया था, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, या साइंस जो है उतना एवोल्वेट सॉरी इतना डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे। तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने वाटर प्रूफिंग का जो काम है वो किया था। अब आपके ये हो गया, यहाँ पे आपके 6 वस्त्र बदलने के लिए अलग अलग कक्ष बनाए हुए थे, और साथ में ही जो बाकी की जो डायरेक्शन थी, जो दिशाएं थी, उनमें इन्होंने 3 अलग अलग बड़े बड़े बरामदे बना रखे थे। तो जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया था कि ये जो आपके स्नानागार है उसका ये यूज़ करते थे कि कोई धार्मिक कोई कार्यक्रम हो गया उसके लिए ये यूज़ करते थे। तो वहाँ पे जो बरामदे हो गए, वहाँ पे नॉर्मली जो लोग थे वो यहाँ पे स्टे करते थे, यहाँ पे रुकते थे, और वो जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चलते थे वो उनको देखते थे। तो ये हो गया।
उसके बाद में बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मे भी हो सकता है कि यहाँ पे रेस्ट रूम हो गया या चेंजिंग रूम्स हो गए, सॉरी चेंजिंग रूम्स तो हो ही गए, या इनके अलग पीछे जो है वो कक्ष बने हुए थे जो नॉर्मली लोगों के स्टे करने के लिए थे। अब यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो आपके स्विमिंग पूल है उसको फुल करने के लिए या उसमें पानी डालने के लिए एक कुएं का प्रबंध भी किया गया था, ताकि पानी की जो शॉर्टेज है वो नहीं हो, और जो उसमें पानी का जो रिसाव है वो अगर होता भी है तो अपन उसको वापस से फिल कर लें। तो इसलिए इन्होंने एक कुएं का जो है वो निर्माण कर रखा था। और साथ में ही यहाँ पे जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया सीढ़ियों के साक्ष्य मिलते ही हैं। और ये जो है प्रथम तल में भी यहाँ पे पुरोहित जो हैं वो रहते होंगे, क्योंकि जैसे अपन ने बताया कि यहाँ पे कोई भी अगर धार्मिक कार्य अगर हो रहा है तो बिना जो पुरोहित हैं या बिना जो पंडित हैं उनके कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अपन ये सिर्फ अनुमान के आधार पे ही पढ़ रहे हैं। जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है कि हाँ ये ऐसा कोई राजा होगा या यहाँ पे कोई ऐसी सभ्यता होगी, यहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ मिली होगी, ये सारी चीज़ें अपन अनुमान के आधार पर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई बातचीत नहीं होती थी या उनके पास कोई खुद की लिपि नहीं थी या उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ था नहीं। उनके पास कम्युनिकेशन के लिए उनकी खुद की लिपि थी, बट हमें जो वो लिपि मिली है अपन आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाए, हम आज तक उसको समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। इसीलिए हम ये अनुमान के आधार पे ही पढ़ रहे हैं कि हाँ ये इस टाइम पीरियड पे हुआ होगा या ऐसी चीज़ें रही होंगी, यहाँ पे कोई पुरोहित राजा रहा होगा, या जैसा अभी अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे जो स्नानागार है इसमें लाइक धार्मिक जो कार्यक्रम है वो होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन एक अनुमान के आधार पे ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ की जो लिपि है उसको अपन ने डिकोड कर लिया है, वो अभी तक लाइक एकदम से अनडिकोड है। तो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर एआई का यूज़ करके या कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे अपन पता लगा सकें कि या अपन उस जो लिपि है उसको पढ़ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मे बी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावना ही अपन जाहिर कर सकते हैं। अपन कंफर्म श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते थे या कोई कार्यक्रम होते थे। तो ये हो गया संभवतः यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा होगा। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने उस समय की तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा था। और यहाँ पे विशाल अन्नागार जो है, जो कि मैंने आपको बताया आपने हड़प्पा में भी मिला था। तो ये जो चीज़ें हैं लाइक ऐसा मान लीजिए आप अलग-अलग जो साइट्स हैं वहाँ पे अगर सिमिलर कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो वो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि वो आपको हड़प्पा से भी मिल रही है, आपको मोहनजोदाड़ो से भी मिल रही है, आपको लोथल से भी मिल रही है, आपको कालीबंगा वगैरह इन सभी जगहों से मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि अगर कोई यूनिक चीज़ अब जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिलता है जो कि उस समय की एक आश्चर्यजनक इमारत थी। तो उस जो पर्टिकुलर जो इमारत है उसके लिए अपने को अच्छे से पढ़ना होगा कि हमें वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिली थी, वहाँ पे कितने रूम्स थे, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ों के अपने को साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि कुआँ हो गया, सीढ़ियाँ हो गई, नॉर्थ साउथ में उतरने और चढ़ने के लिए अलग-अलग सीढ़ियाँ थी, या जैसा भी वो यूज़ करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके बाद में यहाँ पे महाविद्यालय जो है, जो आपके हाई एजुकेशन के लिए जो है, जहाँ पे आप कॉलेज में जाते हैं, के जो उस टाइम पीरियड पे महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी अपन एक अनुमान के आधार पे देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो है ये मे बी आपके एजुकेशन जो है उसी का एक प्लेस रहा होगा। सो अपने को यहाँ पे महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही अपने को सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, हाथी का जो कपाल खंड है या उनका जो स्केलेटन्स वगैरह हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं। और हाँ, एक ये और आपका हो गया मेन इम्पोर्टेंट जो है, ये नर्तकी की मूर्ति जो है वो धातु की बनी हुई है। यहाँ से अपने को एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इसकी इमेज भी अपन इंक्लूड करा सकें, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो कैसे दिखती थी। और अगर आप चाहें तो आप भी अपना गूगल क्रोम का यूज़ कीजिए, क्योंकि नेट आपके पास फ्री है, आप उसको यूज़ कीजिए और देखिए। आजकल तो एआई का भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो आप ये सारी चीज़ों को आप रिसर्च कीजिए, आप एक दूसरे को इंटरलिंक करके देखिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और आप हिस्ट्री को आसानी से पढ़ पाएंगे। हिस्ट्री नहीं, आप कोई सी भी सब्जेक्ट अगर आप एक दूसरे को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, आप जियोपॉलिटिक्स हो गया या आपका पॉलिटिकल जो साइंस हो गया वो हो गया, लॉ हो गया, या जितनी भी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उन सभी में अगर आप एक दूसरे को इंटरलिंक करके अगर आप पढ़ेंगे, कोई से भी सब्जेक्ट हो गए, जैसे मान लो हिस्ट्री को अगर आप आपके जो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है उसको अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ते हैं कि उस टाइम पीरियड पे इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस हुए होंगे, तो आपको
मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए, अब ये नर्तकी की जो मूर्ति है वो अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो है, ये लाइक मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगा, उसमें आप देख पाना कि ये कोई कपड़े वगैरह नहीं पहन रखी है। दूसरे इसके जो हाथ हैं, एक जो हाथ है, सॉरी, उसके एक हाथ में पूरे बैंगल्स हैं, जो चूड़ियाँ हैं वो है, और ये नग्न है और उसके हाथ में चूड़ियाँ हैं। क्योंकि ये धातु की बनी हुई है, और धातु भी कैसे बनाए हैं ये, लाइक आपके उसको मेल्ट किया है, उसको पहले पिघलाया है, और उसके बाद में आजकल आप देखते होंगे कि एक वैक्स जो है, वैक्स वाला जो है, वो आजकल ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप अपने हाथों को ऐसे लेके वैक्स का जो फॉर्म होता है उसके अंदर आप डिप करते हैं, उसमें वो शेप ले लेता है, उसके बाद में आप लिक्विड डालते हैं और वो बाकी का जो एक्सेस है उसको आप हटाते हैं, तो आपका जो हाथ है वो ऐसे शेप में रह जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया था, उस चीज़ का इन्होंने यूज़ किया था, और जो धातु है उसको पिघला के एक जो मोम है, मोम का एक स्ट्रक्चर बनाया, और उस स्ट्रक्चर के अंदर उस उन्होंने ऐसे मूर्ति वगैरह जो भी है जो बनाई, और उसके बाद में ऊपर से उन्होंने वो लिक्विड जो है वो पोर किया, इसके अंदर डाला, और इसको लाइक जैसे ही वो धातु आपके थोड़ा ठंडा हुआ और अपनी शेप में आ गया, उसके बाद में उन्होंने उसको हटाया और वो आपकी मूर्ति बन गई। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। एक मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाऊँगा, एक अपने को वहाँ से एक मूर्ति मिलती है जो कि एक पुरोहित राजा जो है, क्योंकि राजा अपन उसको इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो अपने जो उसका एक ध्यान की जो अवस्था थी वो उसमें रहता है, और वो एक तरह से बैठा रहता है, और एक शॉल जो है जिसमें नक्काशी वगैरह हो रखी है वो ओढ़ा रहता है, और अपने सिर पे एक मणि वगैरह बांध के रखता है। तो इसलिए अपन मानते हैं कि हाँ, वहाँ का जो ये है, क्योंकि ये ध्यान की अवस्था में है और इसने ऐसे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, ओ या ऐसे कपड़े पहन रखे हैं कि ये बाकी जो लोग हैं उन सभी से नॉर्मल, जो ऑर्डिनरी जो लोग हैं उन सबसे अलग हैं, अब नॉर्मल ये पर्सन है। तो इसीलिए अपन इसको एक तरह से पुरोहित राजा जो है उसकी संज्ञा देके इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि मूर्ति जो कि है वो ध्यान की अवस्था में पाई जाती है, और इसने जो शॉल है वो ऑर्डर किया जिसपे कशीदाकारी का कार्य किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपने को काफ़ी सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि जैसे बाहर के जैसे अपन ने बात की थी कि चीन की हो गई, मिस्र की हो गई, या मेसोपोटामिया की जो आपके सभ्यताएं हो गई, उनके साक्ष्य मिलते हैं, और उनके साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि आपके ये जो मेसोपोटामिया है यहाँ की इनको मुहर मिलती है। तो इससे अपने को पता लगता है कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड जो है वो होता रहता है। हाँ, अब अपना जो साइट है जिसमें अपन अपने जो हिंदुस्तान है उसके अंदर अपने को कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है वो अपन देखेंगे। तो ये जो स्थल है वो हो गया आपके लोथल, और लोथल की जो अभी जो आपके सिचुएटेड है, या अभी जहाँ पे ये है, जो प्लेस है आपके सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है आपके गुजरात में, और गुजरात में ये कहाँ पे है, ये भोगवा नदी के किनारे पे है। और इसका जो एक्सकेवेटर जो है, जो उत्खनन करता है, वो है SR राव, और जिसको अपन बोलते हैं सर सॉरी रंगनाथ राव। और ये जो है ये ऐसी जगह है, जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी अलग-अलग जैसे बंदरगाह वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों का भी ये यूज़ करते थे ट्रेडिंग के लिए, एक दूसरी जगह पे अपना जो जैसे मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया या चीन हो गया, वहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो करते थे, तो वहाँ के लिए उनको एक बंदरगाह की आवश्यकता थी। तो ये इन्होंने अपने ये जो लोथल है इसको अपने लिए एक ट्रेडिंग जो साइट है, या ट्रेडिंग का जो केंद्र बोलते हैं, जैसे कि आज भी अपने जो गुजरात हो गया या अपने बॉम्बे का जो पोर्ट है वो अपने लिए शिपिंग के जितने भी रूट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो उसी टाइम पीरियड में जो आपके लोथल है वो आपका ट्रेडिंग का एक व्यापार की दृष्टि से एक व्यापारिक नगर था। तो आज की जो अपनी क्लास है वो अपन एक सेकेंड, चलिए, ये जो लोथल से जो है वो अपन अभी थोड़ा बहुत अपने नॉर्मली अपन ने देख लिया है, और ये जो है आगे का जो डिस्कशन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने इसको फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, या अपने जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप उसे शेयर कीजिए। और दूसरा आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, हमारी
ऐप भी है, हमारा वेबसाइट भी है, जहाँ पे आपको जितना भी हमारा जो कंटेंट है, जितना भी हमने आज पढ़ा है या अपन जो पढ़ेंगे, उस सभी चीज़ों का कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे और हम लाइक कोशिश करेंगे आपको जितना पढ़ाए हैं उतना एक वीक में हम आपका टेस्ट लें। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि फ्री में अगर आपको कोई भी नॉलेज मिले, कहीं से भी मिले, अगर आपके लिए लगे कि हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपके लिए यूज़फुल है, तो आप उसे ज़रूर गेन कीजिएगा। और अगर आपको ये सारी पीपीटी वगैरह चाहिए तो ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि हमारे जितना भी अपन ने आज पढ़ा है या हमारी बाकी जो क्लासेस चल रही हैं उनकी जो भी पीपीटी हो गई या जो भी टेस्ट सीरीज़ हो गई, वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हम कराएँगे। तो चलिए, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये अच्छा लगा है, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये क्लास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।